हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित कलाम एकेडमी के द्वारा दोस्तों आपका मेजर टेस्ट 1 आज ही आपका आयोजित करवाया गया है। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर आपके 120 सवाल पूछे गए हैं। इन सभी 120 सवालों का आंसर हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। एकदम डिटेल से मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को जरूर देखिए दोस्तों। ये आपका जो मेजर टेस्ट 1 हुआ है, काफ़ी शानदार सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल है आपका, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। तो राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितना है दोस्तों? तो ये आपका 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में आपको पता ही है मरुस्थल क्षेत्र कितना हो जाएगा, तो 61.11% आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो यहाँ पर असत्य कथन आपको बताना है। उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है दोस्तों। उड़िया का पठार आपका माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1360 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और ये राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, ये भी आपको याद रखना है। भोराट के पठार की सर्वोच्च चोटी जरगा है। तो भोराट के पठार की सर्वोच्च चोटी जरगा है, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। जरगा चोटी की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? तो 1431 मीटर आपकी हो जाएगी। और भोराट का जो पठार है ये आपका गोगुंदा से लेकर कुंभलगढ़ तक फैला हुआ है। और भोराट के पठार की ऊंचाई अगर आपसे पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 1225 मीटर आपकी हो जाएगी। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ है। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी दोस्तों। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी आपकी रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? आपकी 1055 मीटर हो जाएगी। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तरी अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वह आपकी खो हो जाएगी अगर दूसरी आपसे पूछी जाए। परवेरिया तथा सूराघाट दर्रा मुकुंदरा पहाड़ियों में स्थित है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी दोस्तों। परवेरिया तथा सूराघाट जो है दोस्तों, ये आपके ब्यावर में मध्य अरावली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रमशः दक्षिण पश्चिमी अरावली और उत्तर पूर्वी अरावली में अवस्थित है? यानी कि दक्षिण पश्चिम में, इसके अलावा उत्तर पूर्व में आपकी कौन कौन सी चोटियां स्थित है, इस तरीके से आपसे पूछा गया है। तो दक्षिण पश्चिम में बात की जाए तो भोराट का पठार जो है ये आपका दक्षिण पश्चिम में हो जाएगा। और आपके इसके अलावा अगर पूछा जाए दोस्तों, रोजा भाकर जो है ये आपका उत्तर पूर्व में नहीं है, तो ये तो आपका होगा नहीं। पोतवार पठार ऋषभदेव भी यहाँ पर नहीं होगा। ऋषिकेश जो है ये आपकी दक्षिण पश्चिम में हो जाएगी। और उत्तर पूर्व में आपका भानगढ़ अलवर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 60 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरती है? तो कौन से जिले से नहीं गुजरती है? जयपुर, सवाई माधोपुर, राजसमंद, अजमेर। तो 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा लगभग आपकी मध्य से गुजरेगी दोस्तों राजस्थान के। तो ये आपकी सवाई माधोपुर से होकर नहीं गुजरेगी। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको दोस्तों सम्मिलित करना है AW, BWHW, BSHW और CWG। यहाँ पर आपके जलवायु प्रदेश दिए गए हैं। तो AW में तो आपका बांसवाड़ा हो जाएगा, तो A में आपका थर्ड हो जाएगा, 3 ऑप्शन में दिया गया है। BWHW में आपका गंगानगर बीकानेर वाला क्षेत्र आता है दोस्तों, तो इसमें आपका 4 हो जाएगा। तो B में आपका 4 हो जाएगा, थर्ड और 4, तो ये 2 ऑप्शन तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। BSHW में आपका दोस्तों कौन सा आ जाएगा? तो इसमें आपका बाड़मेर आ जाएगा। तो C में आपका 1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। CWG में आपका अलवर आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। स्थानीय भाषा में इस नदी को तल, यानी इस नदी का जो तल है उसे नाली कहा जाता है। और इस नदी को मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सी नदी आपकी हो जाएगी? तो ये आपकी घग्गर नदी हो जाएगी, जिसके तल को दोस्तों नाली कहा जाता है स्थानीय भाषा में। और इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही सरस्वती नदी और इसे ही दसदती नदी के नाम से जाना जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रमुख नदी और सहायक नदी में से कौन सा युग्म आपका असुमेलित है? तो कौन सा युग्म यहाँ पर आपका असुमेलित है? तो पार्वती की सहायक नदी अहेली दी गई है। काली सिंध की यहाँ पर आपकी दोस्तों परवन, लूनी की आपकी सारनी सहायक नदी दी गई है। और माही की मोरेन, तो माही की सहायक नदी मोरेन, ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। लूनी की सारनी जो है वो सहायक नदी है दोस्तों, ये भी आपका सही है। और परवन जो है ये काली सिंध की सहायक है। अहेली जो है ये आपकी पार्वती की सहायक ना होकर ये चंबल की सहायक है, यानी कि पार्वती और आपकी अहेली जो है ये दोनों आपकी चंबल की सहायक है, यानी कि ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में खेर वन क्षेत्र पाया जाता है। तो राजस्थान में खेर वन क्षेत्र आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? खेर वृक्ष जिनसे कत्था बनाया जाता है आपका, तो ये वन क्षेत्र आपके कहाँ पर पाए जाएंगे दोस्तों? तो ये उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, कोटा, इनमें पाए जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। पाली में ये नहीं पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये आपका कैंसिल हो जाएगा।
बाकी ऑप्शन तो आपके वैसे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर सवाई माधोपुर, कोटा, चित्तौड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ISFR 2023 के अनुसार राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र का विस्तार है। तो राजस्थान में अभिलेखित वन क्षेत्र का विस्तार कितना है दोस्तों, यानी रिकॉर्डेड वन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो रिकॉर्डेड आपके कितने हो जाएंगे, तो ये 32,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में आपके हो जाएंगे। ये लगभग आपके 9.60% हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 32,869 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वनावरण वृद्धि दर्ज की गई। तो सर्वाधिक वनावरण वृद्धि आपकी किसमें दर्ज की गई है, ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो 12 और प्रतापगढ़ में तो दोस्तों वैसे आपकी कमी हुई है। तो सर्वाधिक वनों में वृद्धि आपकी कहाँ पर हुई, तो ये आपकी अजमेर में हुई है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी बाल लिंगानुपात कौन से जिले में दर्ज किया गया। तो अधिकतम शहरी बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो ये कहाँ पर दर्ज किया गया, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, राजस्थान का बाल लिंगानुपात आपका 888 है, वो आपको याद रखना है। यहाँ पर शहरी बाल लिंगानुपात की बात की जा रही है, तो ये सर्वाधिक आपका टोंक जिले में दर्ज किया गया है। अगला सवाल देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला दूसरा जिला यहाँ पर पूछा गया है। तो पहला कोटा हो जाएगा और दूसरा आपका जयपुर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको हम याद रखते हैं, कौन जाए आपका झुंझुनू, सीकर, अलवर, यानी कि यहाँ पर दूसरे नंबर पर आपका जयपुर आता है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले में जिप्सी फेरस मृदा आपकी पाई जाती है। तो जिप्सी फेरस मृदा आपकी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये आपकी दोस्तों बीकानेर में पाई जाती है। ठीक है, और रेवरीना मृदा अगर आपसे पूछी जाए तो रेवरीना मृदा जो है ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है, गंगानगर में पाई जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बेसिन अवनलिका अपर्दन हेतु प्रसिद्ध है। तो अवनलिका अपर्दन हेतु आपका चंबल बेसिन प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर तो हम ऑप्शन 3 राइट करेंगे। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नदी समुच्चय त्रिवेणी संगम से संबंधित नहीं है। तो बनास, बेडच, मैनाल आपकी त्रिवेणी संगम बनाती है दोस्तों। चंबल, बनास, सिब्बी आपकी त्रिवेणी संगम बनाती है रामेश्वरम घाट में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बनास, डाई, खारी भी आपकी दोस्तों राजमहल में त्रिवेणी संगम बनाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 आपका जो है वो गलत हो जाएगा। ऐसा कोई त्रिवेणी संगम आपको राजस्थान में देखने को नहीं मिलेगा। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है दोस्तों, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। इसका आंसर मुझे पता नहीं है। ठीक है, ईमानदारी से मैं बताऊँ तो इसका आंसर मुझे याद नहीं है दोस्तों। तो अगर आपको इसका पता है तो इसका एक बार आप प्रूफ और इसके साथ साथ आंसर आप जो है वो कमेंट जरूर करना दोस्तों। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में जलाक्रांता की समस्या को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो जलाक्रांता की समस्या को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको अगर आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। ये देखिए, यहाँ पर वाटर लॉगिंग के बारे में आपसे पूछा गया है। तो वाटर लॉगिंग यानी कि सेम की समस्या को वाटर लॉगिंग कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में छपने अकाल का संबंध है। तो छपने अकाल जो है दोस्तों, इसका संबंध जो है वो कौन से सन से हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो 1899 से लेकर 1900 ईस्वी में आपका जो छपने अकाल पड़ा था। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। और अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो 1956 आपका विक्रम संवत हो जाएगा। विक्रम संवत की बात की जाए तो विक्रम संवत 1956 और सन की बात की जाए तो 1899 से 1900 में आपका छपने अकाल पड़ा था। ठीक है, और उमरदान की कविता में इसका उल्लेख भी मिलता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले का जनसंख्या घनत्व 100 से कम है। तो 100 से कम आपका जैसलमेर का हो जाएगा, बाड़मेर का हो जाएगा और बीकानेर का हो जाएगा। तो यहाँ पर बाड़मेर ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें चीका व दोमट दोनों प्रकार की मृदा मिलती है। इस मृदा में नमी अधिक समय तक धारण करने की क्षमता होती है और यह मृदा आपकी भीलवाड़ा में, अजमेर में, सिरोही जिलों में पाई जाती है। तो भीलवाड़ा में भी मिलेगी, अजमेर में मिलेगी, सिरोही में मिलेगी। तो ये आपकी कौन सी मृदा हो जाएगी दोस्तों, तो ये आपकी लाल पीली मृदा हो जाएगी, जो कि आपकी भीलवाड़ा में, अजमेर में और सिरोही में देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, लाल लोमी मृदा आपको डूंगरपुर, बांसवाड़ा में देखने को मिलेगी। और जलोढ़ मृदा जो है दोस्तों, ये आपको अगर देखा जाए तो धौलपुर में, इसके अलावा अलवर में, फिर उधर से हम चलते हुए आते हैं सवाई माधोपुर, तो इधर की साइड आपको जलोढ़ मृदा देखने को मिलेगी। ठीक है, मध्यम काली मृदा आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो एक कोटा साइड आपको हाड़ौती क्षेत्र में देखने को मिल जाएगी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालुका स्तूप को जीवावशेष बालुका स्तूप कहा जाता है। तो जीवावशेष बालुका स्तूप किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान, अवरोधी। तो अवरोधी तो यहाँ पर आपका आंसर होगा नहीं। अब अनुप्रस्थ बालुका स्तूप जो है
वही आपका बरखान होता है। बरखान बालू का स्तूप ही जो होते हैं वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के प्रकार होते हैं, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो अनुदैर्ध्य हो जाएगा। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप जो होते हैं दोस्तों, ये आपके रेखीय बालू का स्तूप होते हैं। कैसे बालू का स्तूप होते हैं? रेखीय बालू का स्तूप होते हैं, जबकि बरखान और अनुप्रस्थ जो है ये परपेंडिकुलर होते हैं। तो रेखीय बालू का स्तूप जो है वही यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, उष्ण एवं अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु BSHW निम्न में से किस झीलों के समूह में पाई जाती है? तो किन झीलों के समूह में BSHW आपकी पाई जाती है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो BSHW आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? जयपुर, अलवर, भरतपुर, पाली, सीकर, झुंझुनू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाली, सीकर, झुंझुनू हो जाएगा, क्योंकि जैसलमेर में ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। जैसलमेर में आपको BWHW देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर पाली, सीकर, झुंझुनू हो जाएगा, जहाँ पर आपको BSHW देखने को मिल जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस वन्यजीव संरक्षण स्थल को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? तो पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाएगा? तो एक केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। और बंद बारेटा जो है दोस्तों, ये भी आपका भरतपुर में ही है। सीता माता आपका प्रतापगढ़ में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करें। कंजर्वेशन रिजर्व और संबंधित जिला दिया गया है। हमीरगढ़ आपका भीलवाड़ा में है। गोगेलाव आपका जालोर में ना होकर दोस्तों ये कहाँ पर हो जाएगा? गोगेलाव आपका नागौर में हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। वाड़ा खेड़ा जो है ये आपका सिरोही में हो जाएगा। अखर गांव जो है ये आपका अजमेर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। तो सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर हो जाएगा? तो ये आपका उदयपुर में हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, राजस्थान में भूमिगत जल के सर्वाधिक ब्लॉक किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो भूमिगत जल के सर्वाधिक ब्लॉक आपके किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो सुरक्षित के अंतर्गत, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 38 ब्लॉक आपके आते हैं। ठीक है, 38 ब्लॉक सुरक्षित के अंतर्गत है। सर्वाधिक आपके जो है वो अत्यधिक 2 श्रेणी में है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नाड़ा क्या है? तो नाड़ा आपका क्या हो जाएगा? शेखावटी के अंतःप्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत। तो इनको तो दोस्तों जोहड़ कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें तो जोहड़ कहा जाता है। पश्चिमी राजस्थान में आधुनिक जल संरक्षण की तकनीक, ये आपकी नाड़ा हो जाएगी। सीमावर्ती क्षेत्र में बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि, ये नहीं होगा। घर के आंगन के कोने में वर्षा जल संग्रहण हेतु बनाया गया कुंड। तो घर के आंगन में जो बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे टांका कहा जाता है। वो भी आप याद रखिएगा, टांका भी आपका पूछा जा सकता है। तो घर के आंगन के कोने में वर्षा जल संरक्षण हेतु बनाया जाता है आपका टांका। अगला सवाल देखिए, गोवर्धन सागर, रंग सागर, अमरकुंड, दूध तलाई आदि जलाशय स्थित है। तो गोवर्धन सागर, रंग सागर, अमरकुंड और दूध तलाई, ये सब आपके कहाँ पर हो जाएंगे? उदयपुर में हो जाएंगे। दूध तलाई काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से राज्य की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया? तो रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है दोस्तों कौन सी झील को? तो सांबर झील को आपके 1990 में दोस्तों रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया था। सबसे पहले 1981 में केवलादेव को शामिल किया गया, और अभी 2 आपको और देखने को मिलेंगे, एक तो आपका खींचन और एक बेनार। तो 4 रामसर आर्द्रभूमि आपकी दोस्तों रामसर स्थल यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, 4 रामसर स्थल जो है वो राजस्थान में हो चुके हैं। सांबर झील यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, जग मंदिर व जग निवास महल स्थित है। तो जग मंदिर और जग निवास महल आपके कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपके पिछोला झील के किनारे स्थित है आपके। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किस झील में सौर वेधशाला स्थित है? तो सौर वेधशाला आपकी कहाँ पर स्थित है? तो फतेह सागर झील के किनारे आपकी सौर वेधशाला स्थित है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित परियोजना संबंधित जिला में से सही सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। सोम कमला अंबा उदयपुर दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। सोम कमला अंबा जो है यह तो आपकी डूंगरपुर की हो जाएगी। मोरेल बांध परियोजना आपकी दौसा की हो जाएगी, टोंक की नहीं होगी दोस्तों। काली तीर लिफ्ट परियोजना जो है ये धौलपुर दिया गया है, तो ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। काली तीर लिफ्ट परियोजना जो है दोस्तों ये आपकी धौलपुर की हो जाएगी। देखिए, ये काली सिंध नहीं है, ये काली तीर है। तीर वाली जो है ये आपकी धौलपुर में है। ओराई परियोजना उदयपुर में ना होकर कहाँ पर हो जाएगी? ओराई परियोजना आपकी चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, माही परियोजना के अंतर्गत गुजरात व राजस्थान की क्रमशः संयुक्त साझेदारी है। तो गुजरात की दोस्तों और राजस्थान की संयुक्त साझेदारी माही परियोजना के तहत आपसे पूछी गई है। तो आप लोगों को पता होगा, माही परियोजना जो है दोस्तों ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। गुजरात का 55 हो जाएगा और राजस्थान का 45 हो जाएगा। और चंबल की बात की जाए तो 50-50 आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में चंबल नदी पर सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बांध कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका राणा प्रताप सागर हो जाएगा। सर्वाधिक भराव क्षमता अगर आपसे पूछी जाए तो राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चंबल नदी पर। अगला सवाल देखिए, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निम्न में से किस जिले से नहीं गुजरता है? तो ये किस जिले से आपका नहीं गुजरता है दोस्तों? जयपुर, कोटा, अलवर, दौसा। तो ये जयपुर से होकर नहीं गुजरता है।
ये आपका कोटा, दौसा, सवाई माधोपुर, अलवर, टोंक यहाँ से होकर गुजरेगा, बूंदी से होकर गुजरेगा। ये 7 जिलों से होकर गुजरता है राजस्थान के। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मार्च 2024 तक राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई है। तो राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो यहाँ पर आपके स्टेट हाईवे जो है उनकी कुल लंबाई पूछी गई है। तो अगर दोस्तों नेशनल हाईवे की पूछी जाती तो 10,000 के आसपास होती, अगर एनएच की पूछी जाती तो। यहाँ पर एसएच की पूछी गई है, तो राइट आंसर आपका 17,367 होगा, यानी लगभग 17,000 के आसपास आपके स्टेट हाईवे की कुल लंबाई है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी RSRTC की स्थापना आपकी कब की गई थी? तो ये अक्टूबर 1964 में आपकी की गई थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही नहीं है? राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट जो है वो पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये पश्चिमी देशांतर यहाँ पर गलत दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर आपका पूर्वी देशांतर होना चाहिए। तो ऑप्शन 1 ही आपका गलत हो गया। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा से होकर, ये बात सही है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है, तो ये बात भी सही है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। ये सवाल अभी आपका आरपीएससी में पूछा गया था दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में मालव प्रदेश का विस्तार है। तो राजस्थान में जो मालव प्रदेश है वो कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, झालावाड़ और प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है इसे मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम कुल दूरी है। तो पूर्व से पश्चिम की जो कुल दूरी है दोस्तों वो आपकी कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो ये कितनी हो जाएगी? पूर्व से पश्चिम की आपकी 869 किलोमीटर हो जाएगी, और उत्तर से दक्षिण की पूछी जाए तो ये आपकी 826 किलोमीटर हो जाएगी। राजस्थान का जो सीना है वो चौड़ा है, उस तरीके से याद रख सकते हो आप, 869 किलोमीटर। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके मैथमेटिक्स के सवाल है, तो ये भी मैं आपको करवा देता हूँ। दो संख्या यहाँ पर दी गई है 12,906 और 14,818, और यहाँ पर इनका मसफा दिया गया है 478। इनका एलसीएम आपको निकालना है दोस्तों। तो आपको पता होगा दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है दोस्तों वो इनके एलसीएम और जो आपका दोस्तों मसफ होता है इनके बराबर होता है। एलसीएम और एचसीएफ जो होता है इनके मल्टीपल के बराबर होता है। तो P इंटू क्यू यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल आपका एलसीएम और एचसीएफ जो होता है इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 12,906 इंटू 14,818 को डिवाइड कर देना है किससे, 778 से। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से एलसीएम निकल के आ जाएगा, जो कि कितना निकल के आएगा आपका, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष न रहे, तो ऐसी कौन सी संख्या है। तो एक संख्या तो आपकी 5 है, दूसरी आपकी 10 है, तो इसको तोड़ लीजिए, 5 इंटू 2 कर लीजिए। 12 है, 12 को आप क्या कर सकते हो, तो 6 यानी 3 इंटू 2 आप कर सकते हो। इसके अलावा 15 को क्या लिख सकते हो आप, 5 इंटू 3 लिख सकते हो। तो इनके कॉमन फैक्टर आप निकाल लीजिए दोस्तों, क्या हो जाएंगे, जैसे कि 5 इंटू 2, इसके अलावा आपका एक 3 हो जाएगा, तो 5 इंटू 3 इंटू 2। इसके अलावा यहाँ पर क्या करेंगे, एक तो 5 आ गया, 5 इंटू 2 आपका आ गया, 3 इंटू 2 यहाँ पर आ जाएगा, तो 5 इंटू 3। तो इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो 15, 30, ये आपका क्या कितना हो गया दोस्तों, 60 हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, 2 शेष रहे, तो 2 शेष किस तरीके से रहेंगे, तो ऐसी संख्या आपको दोस्तों ऑप्शन से उठानी पड़ेगी। जैसे मैंने 182 को यहाँ पर उठा लिया, तो 182 को 60 से मैंने डिवाइड किया, तो कितनी बार भाग गया, 3 बार गया, शेष क्या बचा, 2 बचा। तो 7 से भाग देके अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें भाग जा रहा है, यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से आप इसे कर सकते हो। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनका महत्तम समापवर्तक 8 है, तदनुसार उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो दो संख्याओं का अनुपात 4:5 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, यानी संख्या है आपकी 4x और 5x हम मान सकते हैं, अगर मानना चाहें तो 4x 5x जो है ये आपकी संख्या हो जाएगी। और इनका दोस्तों एचसीएफ जो है वो दिया गया है आपका 8। तो एचसीएफ जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है, यानी जो ये x का मान है ये 8 हम मान लेते हैं। ठीक है, x का मान आपका 8 हो जाएगा, तो ये कितना ही संख्या होगी आपकी, ये संख्या तो आपकी 32 हो गई, और ये संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 40 हो जाएगी। तो 32 और 40 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 32, 40 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 160। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि महत्तम समापवर्तक जो होते हैं ये कॉमन फैक्टर होते हैं, तो कॉमन फैक्टर को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली संख्या आ जाएगी, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी, और दोनों संख्याओं का जब आप दोस्तों लघुत्तम समापवर्तक निकालोगे तो 160 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 50 संख्याओं का औसत जो है वो 38 है। यदि इनमें से दो संख्याएं 45 और 55 छोड़ दे तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा।
तो दोस्तों 50 संख्याओं का औसत कितना है? 38 है। तो 50 संख्याओं का कितना है? 38 है। इसमें से आपको 45 माइनस करना है और 55 माइनस करना है। 2 संख्याएं निकाल दी, ठीक है। अब इसने बोला है शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 2 संख्याएं निकाल दी, तो इसको 48 से डिवाइड कर देना है। तो 48 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर 37.5 निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ABC का साप्ताहिक औसत वेतन 4,000 रुपये है और BCD का साप्ताहिक औसत वेतन 5,000 रुपये है। तो A का साप्ताहिक वेतन यहाँ पर दिया गया है, तो D का साप्ताहिक वेतन आपको निकालना है दोस्तों। तो ABC जो है इसका साप्ताहिक औसत वेतन कितना है? 4,000 रुपये है, ठीक है। तो अगर ABC को दोस्तों अगर औसत से निकालोगे आप तो ये 4,000 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये 4,000 इंटू 3 हो गया, ठीक है, क्योंकि औसत दिया गया है तो बटे 3 करूँगा तो 3 इधर आपका चला गया, ठीक है। इसके अलावा BCD का अगर आप औसत निकालोगे तो इसको भी हम 5,000 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है, संख्याओं के रूप में अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर पूछा गया है A का साप्ताहिक वेतन कितना होगा। तो इन दोनों संख्याओं को आप माइनस कर दीजिए, इधर तो 15,000 हो जाएगा, इधर आपका 12,000 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो हमको क्या निकालना है? D का साप्ताहिक वेतन निकालना है। तो B और C तो आपका कट जाएगा, इससे इसको माइनस करना है, तो BC आपका कट जाएगा, यहाँ पर आपका D माइनस A हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? आपका 3,000 हो जाएगा। और हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है D का। तो A कितना दिया गया है? 2,750। तो 2,750 इसमें जुड़ जाएगा, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? यहाँ पर D की वैल्यू निकल के आ जाएगी। A इधर चला गया तो ये प्लस में चला गया आपका, तो 2,750 और 3,000 अगर आपका जुड़ेगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा आपका दोस्तों? 5,750 निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी संख्या का 30% उसी संख्या के 25% के 27 अधिक है तो संख्या का मान होगा। तो कोई संख्या है उसका 30% यहाँ पर दिया गया है, ये किसके बराबर है? कोई संख्या के 25% के बराबर है और 27 अधिक है। तो इसको आसानी से कर सकते हैं हम, इसको इधर ले आइए आप, तो ये कितना हो जाएगा? x इंटू 5% हो जाएगा। तो ये कितना दिया गया है? ये 27 आपका दिया गया है। तो संख्या का मान आपको निकालना है तो इजीली आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये 20 आपका हो गया, तो 20 इंटू 27 अगर आप करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों? 27 इंटू 2 करोगे तो 54 हो गया, तो ये 540 आपका निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हो। P का 60% Q का 50% है, तो P का जो 60% है दोस्तों वो Q का 50% है, ठीक है। तो PQ का रेशो आप निकाल लीजिए। अगर PQ का रेशो अगर आप निकालोगे दोस्तों तो ये 50/60 यानी कि 5/6 आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है Q बराबर P का X% है, तो Q जो है वो P का कितना है? X% है, तो X का मान आपको निकालना है। तो P और Q का रेशो यहाँ पर दिया गया है, इस तरीके से आप कर सकते हो इस सवाल को आराम से। तो Q इक्वल टू P इंटू X% यहाँ पर हो गया, तो Q कितना है आपका? 6 है, P कितना हो गया? 5 मान लिया मैंने, और यहाँ पर X% बोला गया है, तो ये 6/5 आपका जो हो गया ये X% हो जाएगा दोस्तों। X% को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये X/100 आपका हो जाएगा, यानी 6 इंटू 100/5 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया आपका? 20 हो गया। तो 20 इंटू 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? ये आपका 120 हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाए तो, और समझ में ना आए तो ये मैथमेटिक्स के सवालों को आप स्किप कर देना, ठीक है। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः आपका इतना और इतना दिया गया है तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो ये तो आपका क्या है? विक्रय मूल्य है, और ये आपका क्या है? क्रय मूल्य है। तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत सिंपल सा तरीका है, जो आपका विक्रय मूल्य है उसमें से आप क्रय मूल्य को माइनस कीजिए। तो विक्रय मूल्य जो आपका दिया गया है इसमें से आप क्या करेंगे? क्रय मूल्य को माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य कर देंगे, तो आपका क्या? लाभ प्रतिशत आ जाएगा, क्योंकि लाभ प्रतिशत जो निकलता है वो आपका क्रय मूल्य पर निकलता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका 15 हो जाएगा। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे आपका राइट आंसर 15 निकल के आएगा। अगला सवाल देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य रुपये में 122 है, यदि लाभ प्रतिशत 56% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? तो एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 122 यहाँ पर दिया गया है, यानी CP जो है वो आपका 122 है, ठीक है। CP 122 दिया गया है, लाभ प्रतिशत 56 है, तो लाभ प्रतिशत कितना है दोस्तों? 56 है, यानी कि 156/100 है। तो विक्रय मूल्य आपसे पूछा गया है और यही आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है। 56% जो है वो आपका क्या है? लाभ प्रतिशत है, यानी कि 156/100 मैंने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्या निकल के आएगा दोस्तों? 190.32 निकल के आएगा। अगला सवाल देखिए, यदि अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 14:11 है तो छूट प्रतिशत क्या है? तो अंकित मूल्य आपका दिया गया है, यानी MRP जो है वो आपकी दी गई है, और यहाँ पर आपका SP दिया गया है। तो MRP जो है वो 14 है और SP जो है वो 11 है। तो यहाँ पर छूट आपको बतानी है, तो छूट हमेशा MRP पे दी जाती है, तो 3/14 आपकी हो जाएगी, इंटू 100 हम कर देंगे तो ये आपका परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। अगर परसेंटेज निकालना चाहो तो ये 3/14 आप करोगे दोस्तों, तो ये आपका कितना निकल के आ जाएगा? 21.42 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। इंटू 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ये 21.42 आपका निकल के आएगा।
अगला सवाल देखिए, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 20 वर्ष में इसकी 3 गुना हो जाती है, तो इसी साधारण ब्याज दर पर यह कितने वर्ष में इसकी 2 गुना हो जाएगी। तो कोई राशि जो है वो 20 वर्ष में क्या हो रही है दोस्तों, 3 गुना हो रही है। पहले पी थी, अब कितनी हो गई, 3P हो गई, यानी पी जो थी पहले थी उसमें 2P की वृद्धि हो गई। तो इस सवाल को अगर आप फॉर्मूला से करना चाहो तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जैसे कि 2P जो है ये आपका क्या हो गया, SI हो गया, और P इंटू R इंटू टी आपका होता है। T कितना हो गया, 20 हो गया, अपॉन 100 हो गया। P से P आपका कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 हो गया, तो ये R आपका कितना निकल के आ गया, 10 निकल के आ गया। तो R 10 निकल के आ गया, तो अब आपको क्या करना है, 2 गुना करना है। तो 2 गुना आप करोगे तो SI P हो जाएगा, और फिर इसको उसी तरीके से आप वापस कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। P इंटू R इंटू टी हमको निकालना है, अपॉन 100 आपका हो जाएगा। P से P आपका कैंसिल हो गया, 100/10 आपका यहाँ पर हो जाएगा, और ये आपका T निकल के आएगा कितना, 10 वर्ष। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 874 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो राशि आप मान लीजिए कुछ भी, जैसे कि 100 रुपये मैंने मान लिया। अब यहाँ पर बोला गया है 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष दिया गया है, तो 10%, इसका 10% कर दीजिए, इसका 10% कर दीजिए, तो ये कितना हो गया 10, ये कितना हो गया 10, फिर इसका 10% आप करोगे तो ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया अंतर कितना है, तो ये एक जो है वो किसके बराबर है, 874 के बराबर है। एक जो है ये आपका 874 के बराबर है। ये आपका जो होता है 10-10, यानी कि ये जो 20 है ये तो आपका क्या है दोस्तों, ये आपका ऐसा ही है किसका, साधारण ब्याज का। इसमें जो एक जुड़ेगा ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का हो जाएगा। तो ये अंतर जो है ये 874 यहाँ पर दिया गया है। अगर यहाँ पर राशि ज्ञात करनी है आपको, तो एक को 100 में 100 करना है हमको। राशि कितनी मानी थी हमने, 100, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 87400 यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, समान वार्षिक ब्याज दर से 15,000 रुपये का 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज व सरल ब्याज का अंतर 96 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। तो दोस्तों इसको भी उसी तरीके से हम कर सकते हैं, और यहाँ पर आपका राइट आंसर जो होगा वो 4%, यहाँ पर 8% हो जाएगा। जो मैंने ऊपर वाला पैटर्न बताया उसी सेम तरीके से यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी 2 साल का आपका दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज में अंतर कितना हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा। जैसे कि ये 15,000 हो गया, ठीक है। अब 15,000 को आप डिवाइड करोगे, 2 साल का हमको देखना है, तो ये 2 साल का हो गया आपका, तो इसको x मान लो, इसको x मान लो, क्योंकि ये समान होंगे आपके। फिर इसके बाद में यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है सरल चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज का अंतर कितना है, 96 है। तो ये आपका 96 यहाँ पर दिया गया है। तो अगर इसको निकालोगे आप दोस्तों तो कैसे निकलेगा, जैसे कि इस तरीके से आप निकाल सकते हो। 15,000 इंटू R% अगर आप करते हो, 15,000 इंटू R% आप करोगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और x इंटू R% आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो ये 2 इक्वेशन आपके पास आ गई, उससे करोगे तो 8% आपका निकल के आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, तो ब्याज की वार्षिक दर होगी। तो यहाँ पर ब्याज की वार्षिक दर आपसे पूछी गई है, ये कितनी होगी। तो किसी धन का 4 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 1/5 है, तो मूलधन का कितना है दोस्तों, साधारण ब्याज 1/5 है, तो P मान लिया मैंने, और P इंटू R इंटू टी अपॉन आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है आपका दोस्तों, तो ये 100 बटे आपका 5 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 20/100 आपका हो जाएगा। तो ये 5 निकल के आ जाएगा, तो R इक्वल टू कितना हो गया आपका, 5 हो गया। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, साधारण ब्याज की किस दर पर 4500 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन 5400 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज की किस दर से 4500 रुपये का 3 वर्ष का मिश्र धन आपका 5400 रुपये हो जाएगा। तो ये आपसे पूछा गया है, दर पूछी गई है। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, ऐसा ही कितना हो गया आपका, इनको माइनस करोगे तो 900 जो है ये आपका ऐसा ही हो गया। ठीक है, फिर P क्या हो गया, 4500 आपका P हो गया। R हमको निकालना है, T कितना है, 3 वर्ष है, अपॉन 100 कर लो, तो ये R आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा कितना, 6 से 2/3%। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के सवाल देखते हैं, राजस्थान जीके के। राजस्थान की दक्षिण पूर्व रियासतों को सम्मिलित कर राजपुताना संघ बनाने का प्रस्ताव किसका था। तो राजपुताना संघ बनाने का प्रस्ताव जो है वह दक्षिण पूर्व रियासतों को सम्मिलित करके किसका था, भीम सिंह कोटा का था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सारंगपुर का युद्ध 1437 दिया गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपके राणा कुंभा के द्वारा लड़ा गया था। भूताला का युद्ध जो है ये 1227 यहाँ पर दिया गया है, ये आपका दोस्तों जेतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था, तो ये बात भी आपकी सही है। खातौली का युद्ध 1518 में नहीं हुआ था दोस्तों, खातौली का युद्ध आपका 1517 में हुआ था। ठीक है, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ था। बाड़ी का युद्ध आपका 1518 में हुआ था, और गागरोन का युद्ध आपका 1519 में हुआ था। ठीक है, बयाना का युद्ध आपका 1527 में हुआ था, ये भी आपका सही है, यानी थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की। तो जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना आपकी अर्जुनलाल शेट्टी के द्वारा की गई थी।
और इनका संबंध आपका जयपुर से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से राजस्थान के वे क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड से शामिल थे। तो हार्डिंग बम कांड जो आपका हुआ था दोस्तों 1911-12 में दिल्ली में, तो इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें दोस्तों आपके केसरी सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट आपके शामिल थे। तो यहाँ पर गोपाल सिंह खरवा नहीं होंगे, बालमुकुंद बिस्सा नहीं होंगे, प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है ये देखना है। राणा बाई का संबंध हरनावा नागौर से हो जाएगा, सही है। गौरी बाई का संबंध आपका डूंगरपुर से हो जाएगा। रानी रूपादे का संबंध आपका सोजत से दिया गया है। रानी रूपादे का संबंध थोड़ा बहुत सोजत से है दोस्तों, ठीक है। ये आपके मल्लीनाथ जी की पत्नी हो जाएगी रूपादे। भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र कौन सा था दोस्तों? इनका संबंधित स्थल जो था वो आपका मेवाड़ था, ये आप याद रखिएगा। इनका संबंध आपका नाथद्वारा से हो जाएगा। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर आपका गलत है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं था? तो किसका संबंध आपका मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं है? बलवंत सिंह मेहता का था, यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा का हो जाएगा, हीरालाल कोठारी का हो जाएगा। स्वामी गोपाल दास का संबंध दोस्तों आपके बीकानेर से था, इनका संबंध जो है ये आपके मेवाड़ प्रजामंडल से नहीं था। स्वामी गोपाल दास के द्वारा आपको पता होगा 1907 में दोस्तों सरवित कारणी सभा की स्थापना की गई थी चूरू में। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई? तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना आपकी 1919 में की गई थी। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है दोस्तों? तो ये अभी मैंने आपको बताया था थोड़े दिन पहले, ये आपके ACL कालाइल को जाता है दोस्तों। सबसे पहले इनके द्वारा ही शुरू किया गया था। और अगर आपसे पूछा जाए जयपुर इंदरगढ़ में जो कुलाड़ी की खोज हुई थी दोस्तों आपकी, वो किसके द्वारा की गई थी? CA हेगेट के द्वारा की गई थी। और सेटन कार का संबंध आपके झालावाड़ से, झालावाड़ में जो सेल चित्रों की खोज हुई थी वो सेटन कार के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, किस युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की शासन की शुरुआत हुई? तो तुर्की शासन की जो शुरुआत हुई थी वो तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 के बाद हुई थी दोस्तों। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान आपके हार गए थे, मोहम्मद गोरी जीत गया था, उसके बाद ही आपके तुर्की शासन की शुरुआत हुई थी। अगला सवाल देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान पर आक्रमणों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका आक्रमण कहाँ पर हुआ था? रणथंभौर में हुआ था, फिर आपका चित्तौड़ में हुआ, फिर आपका कहाँ पर हुआ? सिवाना में हुआ, फिर आपका जालौर में हुआ। तो सबसे पहले आपका रणथंभौर, फिर आपका चित्तौड़ हो जाएगा, फिर आपका सिवाना हो जाएगा, यानी कि 3, 2, 4। तो 3, 2, 4 फिर आपका 1 हो जाएगा। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर 1301 में हुआ, यहाँ पर 1303 में, यहाँ पर आपका 1308 में, यहाँ पर 1311 में हुआ था। और जालौर का नाम जलालाबाद कर दिया था, चित्तौड़ का आपका खिजराबाद कर दिया था, ठीक है। आमेर कछुआओं की राजधानी किसने बनाई थी? तो आमेर को कछुआओं की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? तो काकिल देव के द्वारा दोस्तों ये बनाया गया था 1208 में, ये आपको याद रखना है। और कछुआ वंश की जो स्थापना है वो 1137 में आपके दुल्ला राय के द्वारा की गई थी, और दुल्ला राय के द्वारा सबसे पहले राजधानी दौसा को बनाया गया था। अगला सवाल देखिए, विग्रहराज चतुर्थ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कर सत्यकूट का चयन कीजिए। यह दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसने मलेच्छों का दमन किया। विग्रहराज ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनवाई, तो ये बात भी आपकी सही है। और जयानक ने इसे कवि बांधव की उपाधि दी थी। तो कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को दी जाती है, और ये जयानक भट्ट के द्वारा ही दी गई थी। तो यहाँ पर ये भी आपका सही है। मलेच्छों का दमन भी जो है ये विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा किया गया था, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। चारों कथन यहाँ पर आपके सही है। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये 2-3 सवाल है, यहाँ पर आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। मेवाड़ महाराणा अमर सिंह और आपके मुगल सम्राट जहांगीर के मध्य जो संधि हुई थी दोस्तों, वो आपकी कब हुई थी? तो ये आपकी 5 फरवरी 1615 को हुई थी। तो फरवरी 1615 आपको याद रखना है। अमर सिंह और आपके जहांगीर के मध्य हुई थी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। 1706 में जो आपका दोस्तों 1708 में जो आपका देवारी का समझौता हुआ था, कब हुआ था देवारी का समझौता? 1708 में हुआ था। तो इस समय मारवाड़ के शासक कौन थे? तो मारवाड़ के आपके अजीत सिंह थे दोस्तों। और अगर आपसे जयपुर के पूछे जाए तो सवाई जय सिंह थे, और अगर मेवाड़ के पूछे जाए तो अमर सिंह द्वितीय थे, ठीक है, जब आपका देवारी समझौता हुआ था। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से 28 मई 1857 को हुई थी, और यहाँ पर कर्नल न्यूबरी की हत्या कर दी गई थी, वो भी आपको ध्यान रखना है। 1818 ईस्वी के उदयपुर राज्य में हुए भील विद्रोह के कारण थे। तो 1818 ईस्वी में उदयपुर राज्य में जो भील विद्रोह हुआ था उसके कारण क्या थे दोस्तों? अंग्रेजों द्वारा सहायक संधि के पश्चात देसी सेनाओं को भंग कर देना, तो ये बात बिल्कुल सही है। भीलों द्वारा वसूल किए जाने वाले रखवाली और बोलाई नामक करों के अधिकार को समाप्त करना, तो ये बात भी आपकी सही है। इसी वजह से दोस्तों आपके भीलों में विद्रोह हुए थे 1818 में। दोनों बातें यहाँ पर आपकी बिल्कुल सही है। अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया था? सहायक संधि के पश्चात देसी सेनाओं को भंग कर दिया गया, उसके कारण भीलों में क्या हुआ? अविश्वास पैदा हो गया। तो अविश्वास पैदा हो गया तो इसी कारण भील विद्रोह हुआ, और इनका जो बोलाई कर रखवाली कर ये लेते थे वो भी इनका समाप्त कर दिया, तो इसी वजह से ये यहाँ पर दोस्तों विद्रोह हुआ था। अगला सवाल देखिए,
असहयोग आंदोलन के दौरान किसने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी और तिलक स्वराज कोष में 1 लाख रुपए दिए? तो ये सवाल अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको कराया था। राय बहादुर की उपाधि जो है ये जमनालाल बजाज के द्वारा लौटाई गई थी दोस्तों, और इनके द्वारा ही तिलक स्वराज कोष में आपके 1 लाख रुपए दिए गए थे। इनको याद रखना, आप कितने रुपए दिए गए थे? 1 लाख रुपए आपके दिए गए थे। अगला सवाल देखिए, वर्ष 1881-82 में उदयपुर राज्य में हुए भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1881-82 में दोस्तों आपका बारापाल विद्रोह हुआ था, जिसे भील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भीलकपाल का निम्मा, पीपली का खेमा और सगातरी का जोयता। तो ये निम्मा, खेमा, जोयता आपको ध्यान रखना है, इन तीनों के द्वारा नेतृत्व किया गया था। ये मैंने कलाम अकेडमी की बुकलेट में चेक किया, ये तीनों नाम वहाँ पर दिए गए हैं। अगला सवाल देखिए, मेव किसान आंदोलन के आलोक में असत्य कथन है। तो मेव किसान आंदोलन जो हुआ था इसके संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। मेव किसान आंदोलन का प्रारंभ रोदों में पाले जाने वाले जंगली सूअरों के कारण हुआ था। तो सूअरों के कारण दोस्तों मेव किसान आंदोलन हुआ, ये बात बिल्कुल सही है। मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिल उल इस्लाम नामक संगठन गठित किया और इसे संगठित रूप दिया। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये आपका दोस्तों 1932 में गठित किया गया था। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। मोहम्मद हादी आपको ध्यान रखना है, इनके द्वारा ही अंजुमन खादिल उल इस्लाम की स्थापना की गई थी और इसका संबंध किससे हो जाएगा? अलवर से हो जाएगा। मेव संकट की जांच हेतु यासीन खान के नेतृत्व में बिल ग्रामी समिति का गठन किया गया था। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी दोस्तों, यासीन खान के द्वारा तो मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। यह आंदोलन मुख्यतः अलवर और भरतपुर राज्य में हुआ था। तो ये अलवर भरतपुर राज्य में हुआ था, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। और यासीन खान के द्वारा दोस्तों मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। यहाँ पर जो संकट की जांच हेतु जो कमेटी बनाई गई थी, इसका जो अध्यक्ष था या इसका नेतृत्व जो था वो आपके अलवर के राजा के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नारायण पटेल का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो नारायण पटेल जो है दोस्तों, इसका संबंध आपका किस किसान आंदोलन से हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इनका संबंध आपका बिजोलिया किसान आंदोलन से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन AMRF का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया? तो AMRF जो है दोस्तों, इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को बनाया गया है। अगला सवाल देखिए, 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? तो राजस्थान जो था ये 15वें स्थान पर था, जिसमें आपके 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, इसमें आपका राजस्थान 15वें स्थान पर था। 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201, कल्पना 3201 किसके द्वारा विकसित किए गए? तो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 जो है ये आपके इसरो और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ द्वारा विकसित किए गए हैं। महत्वपूर्ण सवाल है, ये सवाल दोस्तों आपका पूछ लिया गया है RPSC के द्वारा। दिया सलाई पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो दिया सलाई जो पुस्तक थी दोस्तों, ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपसे पूछा गया है। तो एक कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई? कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई। इसरो द्वारा अपने 100वें मिशन के रूप में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया? तो 100वां मिशन के रूप में दोस्तों किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो NVS-02 को यहाँ पर लॉन्च किया गया। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 विजेता खिलाड़ी प्रवीण कुमार का संबंध किस खेल से है? तो प्रवीण कुमार जो है दोस्तों, इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया और इनका संबंध आपका पैरा एथलेटिक्स से हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया गया, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। पंचायत अंतरण सूचकांक 2024 जो है दोस्तों, ये आपके पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ही जारी किया गया है। इस सूचकांक में समग्र प्रदर्शन के आधार पर कर्नाटक राज्य देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा। तो ये बात आपकी सही हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर केवल 2 आपका सही है, यहाँ पर सत्य नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पर केवल 1 आपका सत्य नहीं है। अगला सवाल देखिए, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन आपका कहाँ पर आयोजित हुआ था? भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ था। अगला सवाल है आपका, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हल्दी बोर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका, निजामाबाद तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है, ये बात बिल्कुल सही है। और पल्ले गंगा रेड्डी, तो पल्ले गंगा रेड्डी को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया था, तो ये बात भी आपकी सही है। दोनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी, सत्य यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो 12वें क्षेत्रीय और 3R सर्कुलर इकोनॉमी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? ये आपका जयपुर में हुआ है। ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, ये यहाँ पर आपके हिंदी के सवाल है दोस्तों, इनको भी करवा देता हूँ। यशोदा शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो यशोदा शब्द जो है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यश प्लस दा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। निम्न में से किस विकल्प में संधि विच्छेद आपका गलत है? जल प्लस घोष जलोग, अनु प्लस इक्सा यहाँ पर दिया गया है, तो इक्सा को दोस्तों इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर बड़ी की मात्रा आती है, तो ये अनविक्सा आपका सही नहीं होगा यहाँ पर, तो ये गलत हो गया। सूर्य प्लस उदय सूर्योदय सही है,
अभी प्लस उदय अभ्युदय भी आपका सही है। उपसर्ग रहित शब्द है तो यहाँ पर कौन सा आपका उपसर्ग रहित शब्द है? अवगुण में दोस्तों आपका उपसर्ग है अव, अतियु में भी दोस्तों आपका उपसर्ग है अति। ठीक है, यहाँ पर अति वाला जो उपसर्ग है आपका, सुलभ में आपका सु उपसर्ग हो जाएगा। काव्य जो है दोस्तों ये आपका उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, संस्कृत में मुख्यतः उपसर्ग माने गए हैं तो संस्कृत में मुख्यतः उपसर्ग कितने हो जाएंगे आपके? 22 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्तों? 22 हो जाएंगे। किस शब्द में अप्रत्यय है? तो अप्रत्यय आपका किस शब्द में हो जाएगा दोस्तों? तो राघव शब्द जो है रघु प्लस अ, राघव शब्द में आपका अप्रत्यय हो जाएगा। किस तरीके से लिखेंगे इसको? रघु प्लस अ, राघव, इसमें आपका अ उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस शब्द में आपका एरा प्रत्यय नहीं है? तो किस शब्द में आपका एरा प्रत्यय यहाँ पर नहीं है? लखेरा में आपका एरा प्रत्यय हो जाएगा दोस्तों, बसेरा में हो जाएगा, लुटेरा में हो जाएगा, लेकिन सवेरा में आपका दोस्तों एरा प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन 4 जो है वो यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है तो पृथ्वी का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है? अवनी पृथ्वी का पर्यायवाची है, धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, अचला भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। भूदेव जो है दोस्तों ये आपका पृथ्वी का पर्यायवाची ना होकर किसका पर्यायवाची है? आपका ब्राह्मण का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से पुत्री शब्द का पर्यायवाची शब्द समूह कौन सा है? तो पुत्री शब्द का पर्यायवाची समूह कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? तो तनिया और आत्मजा जो है दोस्तों ये आपके पुत्री शब्द के पर्यायवाची समूह हो जाएंगे। ठीक है, कांता, अबला, अबला जो है ये नारी के लिए यूज में लिया जाता है दोस्तों। अगला सवाल देखिए, वह जो किसी के मम्र को जान ले वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो किसी के मम्र को जान ले तो उसे क्या कहा जाएगा? मर्मज्ञ कहा जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो यहाँ पर सार्थक शब्द नहीं है, ये पूछा गया है आपसे। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता हो, प्रत्युत्पन्नमति, ये तो आपका सही है। वह जिसे भाषा का पूरा ज्ञान हो, बहुज्ञ, क्या ये आपका सही है? ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। उसे कहा जाएगा भाषाविद, भाषाविद कहा जाएगा, बहुज्ञ नहीं कहा जाएगा। 3 माह में एक बार होने वाला त्रैमासिक बिल्कुल सही है। जो दूसरों में दोष खोजे छिंद्रान्वेषी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 2 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शुद्ध शब्द छाटिए। उज्ज्वल, त्योहार, यथेष्ट, आशीर्वाद। तो आशीर्वाद यहाँ पर आपका गलत लिखा हुआ है दोस्तों। इसको किस तरीके से लिखा जाएगा? इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, वह के ऊपर आपकी र की मात्रा आएगी। त्योहार में यहाँ पर आपकी बिंदी नहीं आती है। ठीक है, उज्ज्वल में आपके 2 आधे ज आएंगे दोस्तों। किस तरीके से 2 आधे ज आते हैं यहाँ पर आपके? उज्ज्वल। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। यथेष्ट यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। हालांकि एक यथेष्ट और होता है जिसमें आपका ठ आता है, लेकिन ये वाला भी आपका सही है, यथेष्ट। शुद्ध शब्दों का युग्म है तो शुद्ध शब्दों का युग्म आपको बताना है। तो मिष्टान बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कैवल्य भी यहाँ पर आपका सही लिखा हुआ है। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन करें। इनमें से अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अब यहाँ पर अशुद्ध वाक्य आपको देखना है। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, तो तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, ये तो सही लग रहा है। भीतर प्रवेश करना निषेध है, तो यहाँ पर देखो दोनों चीजें एक साथ है। भीतर प्रवेश करना निषेध है, यहाँ पर केवल इतना होना चाहिए, प्रवेश करना निषेध है। तो भीतर प्रवेश करना निषेध है, ये यहाँ पर गलत हो गए, क्योंकि दोनों समानार्थी शब्द एक साथ नहीं आ सकते आपके, भीतर और प्रवेश, तो ये आपका गलत हो जाएगा। हमारे प्रांत के लोग मेहनती है, ये भी आपका सही है। वे कपड़े के पुराने व्यापारी है, ये भी आपका सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 5 बजने को 10 मिनट है, तो 5 बजने को नहीं दोस्तों, 5 बजने में 10 मिनट है, तो ये को नहीं होगा, में होना चाहिए। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है, तो योग्यता पर अहंकार है, तो ये बात गलत हो गई आपकी, क्योंकि अगर यहाँ पर आपका आ रहा है तो यहाँ पर आपकी दोस्तों अहंकार नहीं आएगा फिर। ठीक है, अगर पर आ रहा है तो अहंकार नहीं आएगा। यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए, उसे अपनी योग्यता के ऊपर अहंकार है, या तो कुछ अलग तरीके से, पर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है, तो पर यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, घमंड यहाँ पर होना चाहिए आपका, उसे अपनी योग्यता पर घमंड है, अहंकार है। इसे एक बार देखता हूँ, आगे देखिए। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि अश्वमेघ और यज्ञ दोनों आपके एक साथ आ गए। अश्वमेघ का मतलब यज्ञ होता है दोस्तों आपका। ठीक है, तो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा पकड़ा गया, दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती, यज्ञ यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर यह होना चाहिए आपका, अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा गया। गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है, तो ये तो बिल्कुल सही है आपका, गीता का उपदेश सभी के लिए हितकर है, तो ये भी आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना, बट गलत है ये आपका। उसे अपनी योग्यता पर अहंकार है, ये आपका गलत है। ठीक है, क्योंकि पर की जगह आपका पर अगर आ रहा है तो वहां पर अहंकार नहीं आएगा आपका। किसी भी सरकार के द्वारा लिखे गए निर्णयों को एक साथ एक से अधिक विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों तक भेजा जाने वाला पत्र कहलाता है। तो एक से अधिक विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों तक जो भेजा जाने वाला पत्र होता है वो आपका क्या कहलाएगा? परिपत्र कहलाएगा, सर्कुलर आपका कहलाता है। परिपत्र को ही इंग्लिश में आपका सर्कुलर कहा जाता है दोस्तों, और वो पूछा जाता है। ठीक है,
राजकीय पत्राचार में जब अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए पत्र लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे ज्ञापन कहा जाता है। सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति, अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्तियों एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसे अधिसूचना कहा जाता है। उर्दू शब्द किस भाषा का है? तो उर्दू शब्द जो है दोस्तों ये आपके तुर्की भाषा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? तुर्की भाषा का। अगला सवाल देखिए, अर्धशासकीय पत्र के संबंध में असंगत है। तो अर्धशासकीय पत्र के संबंध में असंगत आपको बताना है। अर्धशासकीय पत्र में अनौपचारिकता का पुट होता है। इसमें विषय और संदर्भ अवश्य लिखा जाता है। अधोलेख के रूप में आपका शुभेच्छु आदि लिखा जाता है। सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेवा में लिखना पूर्णतः वर्जित है, यह आपका गलत हो जाएगा। निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित होता है। तो निविदा सूचना के प्रारूप में आपका दोस्तों कार्य का विवरण भी होता है। ठीक है, निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि भी होती है। इसके अलावा पत्र क्रमांक व दिनांक भी यहाँ पर आपका होता है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। आगे देखिए, तत्सम और तद्भव की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। तो तत्सम और तद्भव शब्द आपको देखने हैं। श्रृंगार, श्रृंगार यहाँ पर सही है। लोमसा, लोमड़ी सही है। वीणा, बीना सही है। यहाँ पर श्वास और सास आपका गलत है दोस्तों। ठीक है, श्वास नहीं होता है, ये शिक्षु करके आपका कुछ होता है। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा किसमें हो जाएगी? बूढ़ा, बचपन, पशु, मधुर। तो बचपन जो है इसमें आपकी दोस्तों भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा किसमें हो जाएंगे? तो जिसमें जाति का बोध हो रहा हो दोस्तों। तो दिल्ली में आपका जाति का बोध नहीं है, दिल्ली में नहीं है आपका दोस्तों। इसके अलावा दूध में, पुस्तक में, वकील में है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वे, हम, वे, वह, वे यहाँ पर प्रयुक्त होंगे। थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। क्या प्रयुक्त होगा दोस्तों? वह, वे, ये किस में प्रयुक्त होते हैं? आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में प्रयुक्त होते हैं। कोई जा रहा है, तो वाक्य में सर्वनाम क्या होगा आपका? तो इसमें हो जाएगा कोई जा रहा है। पता थोड़ी है कौन जा रहा है, तो ये आपका अनिश्चयवाचक हो जाएगा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण नहीं हैं? तो किस विकल्प के सभी शब्द आपके विशेषण नहीं हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो कल्पना और भक्ति जो यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, इनमें आपको विशेषण देखने को नहीं मिलेगा। चचेरा रोगी में देखने को मिल जाएगा। प्यासा धनी, मेधावी तार्किक में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो अनिश्चित हो और उसके अलावा परिमाणवाचक विशेषण। तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो 1 दर्जन केले, ये तो आपका निश्चित हो गया। 50 भी आपका निश्चित हो गया। बहुत आदमी, थोड़ा पानी। तो थोड़ा पानी जो है यहाँ पर पानी आपका परिमाणवाचक हो जाएगा। तो ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक का उदाहरण है। आदमी को गिना जा सकता है, तो ये आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। तो सकर्मक क्रिया वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आपका कविता पानी पी रही है। तो क्या पी रही है? पानी पी रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया आपकी हो जाएगी पढ़ना, उखाड़ना, गिराना, चढ़ना। तो चढ़ना जो है दोस्तों इसमें आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, पढ़ना, उखाड़ना, गिराना ये आपकी सकर्मक में आ जाएंगे। होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ है। तो होनहार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ देखते पता लग रहा है आपको। महान व्यक्तियों के लक्षण आपको बचपन में ही नजर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो लोकोक्ति का आपको चयन करना है। तो जिसके भी पीछे आपका ना नहीं आ रहा हो, सबसे पहले वही आपको देखना है दोस्तों। ठीक है, वही आपकी लोकोक्ति होगी। तो यहाँ पर शुभ बोले तो बोले छलनी भी, यही आपकी लोकोक्ति हो जाएगी। क्योंकि मुहावरा जो होता है उसमें सबके पीछे आपके मोस्टली ना आता है। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ गलत है? तो मुहावरे का भावार्थ किस में गलत हो जाएगा? रंग में भंग होना, मजा किरकिरा होना, ये तो सही है। सिर धुनना, पश्चाताप करना, ये भी आपका सही हो जाएगा। लकीर का फकीर होना यानी परंपरावादी होना। इसके अलावा सोने में सुगंध, आदर सहित आज्ञा मानना। तो सोने में सुगंध, आदर सहित आज्ञा मानना, ये गलत हो जाएगा। सोने में सुगंध का मतलब है यानी उसमें कुछ गुण है। ठीक है, सोना मतलब गुण हो गया, यानी कुछ गुण है, तो उसके ऊपर भी कुछ और गुण आ जाएगा उसमें, तो उसमें सोने में सुगंध आपकी हो जाएगी। होम करते हाथ जलना मुहावरे का सही अर्थ है। तो होम करते हाथ जलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा भलाई करने में नुकसान होना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो अशुद्ध शब्द यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? इंदिरा, मुकुंद, नृत्यांगना, आह्वान। तो मुकुंद नहीं होता है दोस्तों, ये आपका क्या होता है? मुकुंद होता है। क्या होता है दोस्तों? मुकुंद होता है। क के नीचे भी आपका ऊ आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कार्यालय आदेश संबंधी असंगत विकल्प है। नाम कोष्टक में तथा पदनाम नीचे लिखा जाता है। औपचारिक एवं निर्देशात्मक भाषा होनी चाहिए। सामान्यतः इसमें विषय एवं संदर्भ अनिवार्य रूप से लिखा जाता है। सामान्यतः मूल पत्र के क्रमांक नहीं लगाया जाता है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पर मैंने आपको जो भी सवाल मैं करवा सकता था सारे सवाल करवाने की कोशिश की है दोस्तों। अगर आपको वीडियो वाकई में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।